अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज आप काफ़ी दिनों से टची इशू और इस तरह के इस्तिलाहात सुनते आए हैं। वो तो ज़्यादातर अहमदिया इशू के हवाले से ही था, क्योंकि वहाँ टची इशू और हसास मौजू और हसास मामला ये इतनी गर्दान कर कर के उसको आम कर दिया गया है कि अब तो ऐसे लगता है कि नाम लेंगे और उसके साथ ही पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज मुझे एक सचमुच के टची इशू पे बात करनी है, और अगर कुछ ज़्यादा घुमा फिरा कर करेंगे तो फिर बात का मतलब भी गलत हो जाएगा और मकसद भी फौत हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट करने वाली बात है। पिछले कुछ दिन मैं कर्नल की बीवी हूँ और आईएसआई को फ़ोन करो, ये दो वीडियोस ने तूफान मचाए रखा है सोशल मीडिया पर। और दोनों के साथ एक तो एक सर्विंग कर्नल का नाम जुड़ा हुआ होगा, ज़ाहिर उनकी मिसेज ने ये हरकत की जो कि बहरहाल मुनासिब नहीं थी। इदारों के वकार के ये मुनाफी है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। और दूसरे नंबर पर ज़ाती झगड़े में एक वहाँ के बिजनेस टाइकून का जैसे बताया जाता है कि मतलब मुबैना तौर पर, और मैं मुबैना तौर पर शायद वहाँ तक की बात महदूद रहती तो शायद मैं उसका इस तरह जिक्र ना करता। मुझे एक काफ़ी शर्मिंदगी के साथ एक हैरत हुई जब मैंने इस सारी खबर को और इस सारे तमाशे को की मुकम्मल रिपोर्ट डॉयचे वेले की वेबसाइट के ऊपर DW पर पढ़ी। और DW या BBC या वॉइस ऑफ अमेरिका, इनको बहरहाल अपनी रिपोर्टिंग एथिक्स का भी ख्याल होता है। इनको पता होता है कि ये हरकत करने वाली चीज़, इसकी वर्थ क्या है, इसकी वैलिडिटी क्या है। उस पर जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी और सारी डिटेल्स देखी तो हैरत तो शायद उतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन अफसोस ज़्यादा हुआ कि ठीक है, आपने बिजनेस किया, आपने मतलब बड़ा नाम बना लिया, सारा कुछ ठीक है, लेकिन घर की औरतें हैं, वो अपने ज़ाती मसले पर निकली हैं, वो उनकी लड़ाई हो गई है, तो वहाँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतनी दफ़ा वो खुद, मैंने भी वो उस वीडियो में बात सुनी कि ISI को फ़ोन करो, ISI को फ़ोन करो, इनको उठवाते हैं। सवाल ये है कि ये क्या हरकत है, क्या मतलब ISI क्या चीज़, आपके ख्याल में वो कोई रखेला है, आपकी ज़ाती मलकियत है? ISI एक मौकर इदारा है, और ठीक है कि उन्होंने बाज़ जगह अपने मैंडेट से इधर उधर सियासी इस्तेमाल और ये सारी चीज़ें भी बाज़ माजी में हुई हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। लेकिन अब इस हद तक तो नहीं बात उतर जानी चाहिए कि सिविलियन जनानियाँ दो आपस में लड़ पड़ें तो वो भी अपना मसला सेटल करने के लिए ISI को फ़ोन लगाओ। और मैं कर्नल की बीवी हूँ, ये दोनों एक ख़ास किस्म के माइंड सेट का इशारा देती हैं ये दोनों हरकतें, और ये नामाकूल हैं। और चीप कहने में भी इसमें इनको मुझे कोई तामुल नहीं है कि ये लेवल वो नहीं था। और जब इदारों की प्रेस्टीज और उनके वकार के डिटेरियोरेशन के हवाले से मैं आऊँ तो मुझे नासिर काज़मी की वो गज़ल का वो शेर यहाँ बहुत बार महल लगता है कि कहते हैं कि रफ्तगां का निशान नहीं मिलता, रफ्तगां का निशान नहीं मिलता, उग रही है ज़मीन पे घास बहुत। तो ये तो बिल्कुल ज़मीन पे घास लेवल पे उतर आए हैं। इसमें कोई पौधे या दरख्त वाला या कोई कौमी कैरेक्टर या कोई एक ख़ानदानी कैरेक्टर और इन सारी चीज़ों के इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और उसमें आप इतने बेधड़क तरीके पर वो नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत हैरत हुई। पहले मैं दो दीदनी और ज़ाती वाक़यात से बात शुरू करूँगा, और फिर एक जो सुना हुआ वाक़या है वहाँ पे बात ख़त्म करते हैं। पहला तो जो मेरे साथ पेश आया था, ये 2003 में मैंने एक घर किराए पे लिया हुआ था जो एक ब्रिगेडियर साहब का था, जो सर्विंग ब्रिगेडियर थे उस वक्त। उनका जो कारिंदा था किराया विराया इकट्ठा करके लाने का, वो कोई सिविलियन था लड़का, उन्होंने वहीं से मार्गला टाउन से उसको रखा हुआ होगा, तनख्वाह देते होंगे जैसे भी, मगर वो कुछ बदतमीज़ था। उसको आके बात करने, वो जब आके मुझे पैगाम देता तो ब्रिगेडियर साहब की बात करता तो वो कहता ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, जमा के सीगे में। और जब मुझे मुखातिब किया तो उसने वाहिद के सीगे में कि तू कितने बजे तक मैं आके चेक ले जाऊँ। तो मैंने कहा कि ये तो मेरे कहा बिल्कुल मत आना, आपने ब्रिगेडियर साहब को जाके कहना कि ताहिर भट्टी से मेरी बात हुई है। तो वो कह रहे थे कि ब्रिगेडियर साहब पहली दफ़ा खुद आए तो मेरे साथ, यहाँ चाय भी पिए और चेक भी कलेक्ट करवाएं, फिर उसके बाद शायद अगर तुम्हें भेजा तो तुम ले जाना, वरना कोई और बंदा आएगा। उसको ये बात पता नहीं समझ आई या नहीं, लेकिन 12 शाम को ब्रिगेडियर साहब का फ़ोन आया कि फिर कल मैं कितने बजे तक आ जाऊँ। मैंने कहा जी आप आ जाएँ, शाम चाय पिए यहाँ पे 5 बजे और बैठ के बात करते हैं। अगले दिन ब्रिगेडियर साहब आए तो गाड़ी, जैसे वो अपनी स्टाफ कार में थे तो साथ उनके गनमैन ये वो सारे, तो खैर बहुत
ब्रिगेडियर साहब अंदर, मैंने उनको ड्राइंग रूम में बुलाया और चाय रखी। चाय पीते हुए मैंने कहा जनाब बात ही है कि मैं अगर अभी भी भर्ती हो जाऊं किसी तरीके से, तो जब तक मैं ब्रिगेडियर बनूंगा आप उस वक्त तक रिटायर्ड हो चुके होंगे, मतलब मेरा आपका इस तरह से रैंकिंग के लिहाज से तो वैसे ही गैप है। तो आप हमें जो आपस में हमारा वास्ता बन गया है, चले मालिक मकान और किराएदार का, तो ये जो इज्जत करनी पड़ेगी ये इंसानी सतह पर आके करनी पड़ेगी। हम एक लेवल पे रह रहे हैं, मेरा आपका इस तरह रिलेशन है, आपका ये जो कारिंदा है वो बड़ा समझदार किस्म का बेवकूफ़ है। वो वैसे वो बड़ा चला और मचला है, लेकिन जब वो आपका जिक्र करता है तो वो कहता है ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, और जब ताहिर भट्टी की तरफ बात आती है तो कहते हैं तुम। तो मैंने कहा मैं तो ये इजाज़त नहीं दे सकता, ना आपको ना आपके किसी कारिंदे को। दूसरी बात यह कि ये जो आपके साथ गनमैन उतरे हैं, मेरी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब आप में से कोई अफसर मेजर के लेवल से ऊपर जाता है तो उसके पास ऐसे, उसने स्टेट लेवल पे अपने इदारे के ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स उसके पास रहे होते हैं कि उसकी सिक्योरिटी इदारे की भी जिम्मेदारी बन जाती है, रियासत की भी जिम्मेदारी बन जाती है। तो मेरी बचपन से ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये जब मैं या अपने गांव में या इधर उधर जो हम बंदूकें लेके कभी कहीं आते जाते होंगे, वो तो होती हैं हमारे जाती इस्तेमाल के लिए, लेकिन ये जो आपके साथ लेके फिर रहे हैं ये आपको दुश्मन मुल्क की थ्रेट्स से बचाने और पूरी एक स्टेट की सिक्योरिटी के लिए है। इन गनमैन के हाथ में जो क्लाशनकोफ हैं वो मेरे लिए नहीं है, और ना ही मुझे इनका इस तरह खौफ आता है। ये तो आपके लिए है कि आपको कोई उठा के ना ले जाए, आप हमारा स्टेट का एसेट होते हैं। हंसने लगे तो उन्होंने बात समझी भी, इंजॉय भी किया, चाय भी पी, फिर अपनी रिटायरमेंट तक उनसे ताल्लुक भी रहा। वहाँ जहाँ उनकी GHQ के करीब रिहाइश थी वहाँ जाते थे, बहुत प्यार मोहब्बत का बाद में ताल्लुक रहा। लेकिन बात उनको जो कही गई थी कि ये जितने आपके प्रोटोकॉल्स और आपके सिक्योरिटी मेजर्स के डिस्प्ले होते हैं ये हमारे लिए नहीं है, और इसको उन्होंने माना। ये नहीं है कि मैं समझ रहा था मगर उन्होंने नहीं माना इसको। दूसरा वाकया पुलिस के हवाले से हुआ कि रावल डैम चौक पर रात को हम आए तो वो बस से उतर के जो टैक्सी ली, तो ज़ाहिर बस हमारे शहर से इस्लामाबाद आके तो कोई पहुंचती थी 3 बजे, थके हारे उतरे, मैं और छोटा भाई था साथ। तो वहाँ पुलिस ने नाका लगाया हुआ, जब तो उन्होंने गाड़ी रोकी, हाँ जी कितों आए क्या है, ज़ाहिर लायानी से सवाल। मैंने इशारा तक करके कहा, मैंने कहा वो सामने मार्गला अपना रावल टाउन है, ये हमारा घर है, हम तकरीबन पहुंच चुके हैं, अब सोने का टाइम है, अब जाने दे, कोई बात नहीं है क्या आप। नहीं 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 तुसी थले उतरो, चेकिंग होएगी, तलाशी होएगी, यानी कितने जान दी है। जब इस तरह की बातें की समझ तो आ गई है कि अब ये जस्ट नॉनसेंस होने लगी है। तो जब नीचे उतरे तो छोटे भाई ने मुझसे उतरते, मेरे से भी पहले उतर के कहते हैं हम सैफुल्लाह भट्टी के भतीजे हैं। वो सैफुल्लाह भट्टी उन दिनों पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में इंस्ट्रक्टर थे, तो उसने समझा कि ये सारे उन्हीं के शागिर्द होते हैं। मैं उतरा हूँ जब पिछली सीट से, तो मैं उतर के तो गुस्सा मुझे सख्त आया, तो मैंने पुलिस वालों को बात करने से पहले अपने भाई को एक लगा दी। मैंने कहा जी अगर हम सैफुल्लाह भट्टी के भतीजे ना होते तो फिर क्या हम रात यहाँ पे सड़क पे सोते या रावल डैम के थड़े पे सोते चढ़ के? हमने घर में ही जाके सोना है, ये रेफरेंस देने की क्या जरूरत है, क्या सेंस बनती है? हमारे पास कौन सी मतलब ऐसी कोई, क्यों ये हमें बिला वजह रोकेंगे? सवाल इनसे है। तो खैर जब हमारी आपस में ये सख्त कलामी हुई तो वो जैसे कहते हैं ना बहू को सुनाते हुए बेटी को डांट रहे होते हैं तो बहू समझ जाती है, तो मैंने भाई को डांटा तो पुलिस वालों को भी समझ आ गई कि थे यहाँ पे ये सिलसिला नहीं चलना, तो उन्होंने कहा जाएं जी जाएं। लेकिन ये सबक हमने उस वक्त से ही अपने भाई को ये कहा कि यार रहना है तो अपनी शराइत पे रहना है, अपनी शनाख्त से रहना है, रेफरेंसेस के साथ नहीं रहना। उसके बाद कहीं हम मार्गला, अपना जो मार्गला रोड के साथ ट्रेल 3 है वहाँ पर इस्लामाबाद में, वहाँ कोई 10 साल मैं वहाँ रेगुलर वॉक करता रहा हूँ। उस वक्त हमारे जो बैच होते थे, वॉक के जो शाम के साथी होते हैं, उनमें एयर मार्शल नूर खान थे, शेख रशीद थे, अपना बाबर अवान थे, और एक हमारे, मुझे अच्छी तरह याद है उसी ग्रुप में एक ISI के उस वक्त मेजर थे जो सामने ही उनके क्वार्टर हैं, वो भी उसी तरह किट शिट करके ट्राउजर पहन के आए हुए थे। तो कई साल तक मुसलसल हमारी रोज दुनिया जहान के मौजूआत पे बात भी होती थी, लेकिन वो रेफरेंस उठाने की कोई सेंस कभी मुझे समझ में नहीं आई कि किस बात पे रेफरेंस दें। उनका वो उनकी जॉब है, उनके अपने मसाइल हैं, उन्होंने वो करना ही करना होता है, और उनके अपने मैंडेट होते हैं, उनका अपना एक दायरा कार है, वो हमारे साथ ना ताल्लुक रखता है ना उसका कोई हमसे ताल्लुक है। लेकिन ये सारा हुआ इसलिए है कि बाज दफा हाथ में से, मुट्ठी में से ये जो डोरियां थी, इनको छोड़ते छोड़ते
कुछ रियासती इदारों ने किया, सियासतदानों ने किया, कहीं कहीं अदलिया ने भी अपने मैंडेट से हटे, और बाद में फिर जाके जाहिर है कि ये फौज भी कहीं आसमान से तो उतर के नहीं आई, उसी पाकिस्तानी स्टफ से निकल के आई है। तो वो ISPR ने भी सीख लिया सारा कुछ कि हमने किस तरह बयान देने हैं और सारा कुछ करना है। लेकिन ये जो वाकया हुआ है ये सरफे नजर करने वाला वाकया नहीं था। फौजों की तादाद जितनी भी हो, उनके स्ट्रेटेजिक असासों का जो भी लेवल हो, ये चीजें सिविलियंस की रोजमर्रा जिंदगी तक उतर के नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फौज का, किसी भी मुल्क की फौज का और पब्लिक का जो ताल्लुक है वो ये है कि वो 10 लाख या 20 लाख या 25 लाख की फौज जो है उसके पीछे 22 करोड़ आदमी उनको अपनी जाती प्रॉपर्टी समझ के खड़े होते हैं। तब फौजें जीतती हैं, तब फौजों का मोराल हाई रहता है, तब फौजें दुनिया को फेस कर सकती हैं, ना कि वो 20-25 हजार जो हैं, 25 लाख जो हैं, वो 22 करोड़ को अपनी प्रॉपर्टी समझे। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा जाती अंडरस्टैंडिंग यही है। मैं पिछले 2 साल तक 2017-18 में ISPR के साथ मुसलसल लिखता रहा हूँ, उनके पेपर ऑफिशियल आर्गन है अल हिलाल, उसमें छपता रहा हूँ, और वहाँ बात भी होती थी उनके मुतलका कर्नल साहब से, ब्रिगेडियर साहब से। ये लोगों में इस तरह जो है ना बिल्कुल ब्लंट किस्म के रेफरेंस देने वाला कल्चर ये पहले नहीं था। नासिर काज़मी का मैंने शेर इसीलिए पढ़ा है कि रफ्तगां का निशान नहीं मिलता। जो पहले लोग बड़े बड़े बुरे हालात गुजरे हैं, मतलब ज़िया वाला माशाल्लाह भी गुजरा है, ज़िया की अपनी हरकतें भी गुजरी हैं, लेकिन पब्लिक के साथ इस तरह करके खिलवाड़ का अंदाज इख्तियार नहीं किया जाता था। ये स्ट्रेच इन टाइम सेव्स 9 वाला बिल्कुल जनाब वाकया है। किसी शख्स को, किसी की बीवी या किसी की बेटियों को या किसी की फैमिली को ये इख्तियार नहीं है कि वो रियासत के इदारों की धमकियां अपनी जाती कैपेसिटी में हमें दे सके। नो सर, ये पाकिस्तान गया गुजरा, पाकिस्तान का जो अवामी स्टफ भी है वो इस बात को कबूल नहीं करेगा। बाकी रहा ये सवाल कि आज मैंने आपसे ये बात कर क्यों दी, तो वो उसके लिए आपको जाते जाते एक वाकया सुनाते जाते हैं। वो बिल्कुल मुझे अमरे वाकया के तौर पर उबैदुल्लाह अलीम साहब ने सुनाया था कि जब मार्शल लगा भुट्टो साहब के बाद को पकड़ धकड़ हुई कराची में, तो वो एक बुढ़िया सी आई, तो उन्होंने आगे अलीम साहब को कहा, अरे अलीम वो उसको मेरे बेटे को पकड़ के ले गए फौज आर्मी वाले था। अरे वो माशाल्लाह की सिचुएशन थी, वहाँ जुलूस निकले हुए तो पकड़ के ले गए। तो इनका उस वक्त नाम बजता था कराची में, मतलब हर जगह मशहूर थे, हर लिहाज से अच्छी फुटिंग रखने वाले एक नामवर किस्म की शख्सियत भी थे। तो बहरहाल ये इन्होंने तैयार हुए, कहते कि हम गए, जो भी वहाँ कमांडिंग ऑफिस था सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का या जिस एरिया में वो रह रहे थे वहाँ का, तो जो ब्रिगेड मेजर या जिसके पास भी कमांड थी उस एरिया की, वहाँ गए। अलीम साहब उनके दफ्तर मिले, कहते हैं वो हम इस सिलसिले में आए थे। तो वो कहते हैं आइए, आपके आने पे खुशी हुई। तो वो कहते हैं जनाब हम तो आपकी वो चांद चेहरा सितारा आंखें और कुछ दिन तो बस वो मेरी आंखों में, हम तो बड़े फ़ैन हैं आपके। तो उन्होंने टी ब्रेक मंगवाई, फ़ौरन चाय शाय वहाँ रखी। तो चाय पीते हुए वो कहते हैं ब्रिगेडियर साहब के, अलीम साहब वो छोड़ें अब उनको, बच्चों को तो आप आए थे तो मैं उसी वक्त कह दिया था छोड़ दें, वो जो आपके जाने तक घर पहुँच चुके होंगे। चाय पिए, जब चाय का कप पकड़ा तो कहते हैं अच्छा अलीम साहब ये बताएं कि मौजूदा हालात पर ऐसे शायर आपका क्या तबसरा है। तो अलीम साहब ने कहा बात यह है ब्रिगेडियर साहब, मैं उन बच्चों को छुड़वाने के लिए आया हूँ, खुद गिरफ्तारी पेश करने के लिए तो नहीं आया कि मैं इन हालात में अपना तबसरा पेश करूँ। बात यह है कि ये एक शायर का तबसरा था कि अगर हम सारी बातें सीधी सीधी करें तो भाई मैं उनको क्या छुड़वाऊंगा, आप तो मुझे भी पकड़ लेंगे। तो कहने की बातों के मौके होते हैं, लेकिन खुदा के लिए ये इंटेक्ट इदारे हैं, इन इंटेक्ट इदारों का वकार और उनके साथ उनकी जो रख रखाव है वो आपकी जिम्मेदारी है, और इसको अभी से इस बात को रोकना पड़ेगा। ये कि उनकी FIR दर्ज हो गई है, ये हो गया, किसी के पास जितने मर्जी पैसे हों, जो मर्जी सिलसिला हो और जो मर्जी ओहदा हो, कर्नल हो या ब्रिगेडियर हो, उनकी फैमिली को इस तरह करके इस्तेमाल करने नाम और ये कल्चर आम करने का यहीं पे जीरो टॉलरेंस दिखानी पड़ेगी, क्योंकि वरना वो जो एक बचा हुआ इदारा है उसका वकार दाव पे लगेगा। ये मैं अर्ज कर दूं कि मुझे ना फौज से कोई इख्तलाफ है, ना उनसे उनकी कोई खुशामद का शौक़ है। वो मैं पाकिस्तान का एक उसको मौक़र इदारा समझता हूँ और उसके लिए मुझे किसी फर्दर डिबेट की ज़रूरत नहीं। मगर अगर मैं समझता हूँ, मेरे जैसे और पता नहीं कितने हैं जो समझते हैं, तो उनके दिलों में उस वकार को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि ये वाक़या आखिरी साबित हो। ये बार बार होने वाले वाक़यात नहीं हैं, इससे वो
धागे टूट जाते हैं, और एक दफ़ा जब टूट जाएं वो उस बड़ी डोरी के, तो फिर बाद में उनको जोड़ना बड़ा मुश्किल है। एक शेर सुनाता हूँ कि वो इंसानी मसाइल जो अभी नाकाबिले हल हैं, अगर रिंदों को फुर्सत हो तो मैं खाने में रख देना। जनाब, इतनी सी बात है कि उन मसाइल को कहीं आप बैठे हों तो गौर करके तो इनके ऊपर एक पॉलिसी डिज़ाइन कर लें कि ये वाक़या, इस तरह के वाक़यात को रिपीट नहीं होना चाहिए। बाकी चलता रहेगा, कितनी जमहूरियत है, कितना उनके ऊपर इलेक्टेड है, कितना सिलेक्टेड है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहरहाल उनका एक, फिर भी उनकी एक सतह है, लेकिन इन दो वाक़यात की कोई सतह नहीं है। इस पे हमें इख्तलाफ है, इस पे हम अपना एहतजाज भी रजिस्टर करवाते हैं, और ये चीज़ जो है इसको हम अपनी इंसर्ट समझ रहे हैं, क्योंकि फ़ौज और ये इदारे और उनके अफसरान और उनके रख रखाव और उनके डेकोरम, हम अभी उनकी ओनरशिप के कायल हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ों को आम होने से महफूज रखे, और रख रखाव और कल्चर, अपना ग्रेसफुलनेस का जो कल्चर है वो आम करे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बात भी होगी, मुलाकात भी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।